53 शहरों के प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने किया सवाल। ट्रिब्यूनल ने कहा, सभी 53 शहरों को प्रदूषण के स्रोत का खुलासा और उठाए गए कदमों के कारण जो प्रगति हुई है, उसका खुलासा करना चाहिए। रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से 1 सप्ताह पहले जमा करने को कहा गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 53 शहरों को प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपाय पर संबंधित राज्यों को पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। ट्रिब्यूनल देश भर के विभिन्न शहरों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बनाए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में आई गिरावट के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने कहा, सभी शहरों को प्रदूषण के स्रोत का खुलासा और उठाए गए कदमों के कारण जो प्रगति हुई है, उसका खुलासा करना चाहिए। रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से 1 सप्ताह पहले जमा करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। बता दें कि 5 दिसंबर को ट्रिब्यूनल ने विभिन्न राज्यों की ओर से दी गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद कहा कि राज्यों ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धन का पूरा उपयोग नहीं किया। एनजीटी ने संबंधित राज्यों से आगे की कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था। किसानों ने लगाई ट्रैक्टरों की लंबी कतारें। पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को भाकियू कार्यकर्ता विश्व व्यापार संगठन का पुतला फूंककर प्रदेश भर में हाईवे जाम कर रहे हैं। मेरठ में NH58 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि दोपहर 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में हाईवे पर किसान जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ में भाकियू कार्यकर्ता NH58 स्थित कैलाशी अस्पताल के सामने, सकौती व मोहिउद्दीनपुर में रोड जाम कर दोपहर बाद पुतला दहन किया जाएगा। बागपत जनपद में किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पहुंच गए। यहां भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास धरने पर बैठे हैं। इस दौरान हाईवे पर ही किसानों की चौपाल लगी है। भाकियू नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा व पंजाब के किसान एमएसपी की मांग को लेकर काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को समर्थन देने के लिए आज पश्चिमी यूपी से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं में कंकरखेड़ा में LIC ग्राउंड के सामने हाईवे पूरी तरह जाम कर दिया। लगातार 17वीं सीरीज जीती टीम इंडिया। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत के लिए ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल ने छठे विकेट के लिए नाबाद 72 रन की साझेदारी निभाई। जुरेल के बल्ले से विनिंग रन निकले। उन्होंने 2 रन लेकर मैच में जीत दिलाई। जुरेल 39 रन और शुभमन 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा 55 रन की पारी खेली। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। ध्रुव ने पहली पारी में 90 रन बनाए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य मिला था। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 307 रन पर समाप्त हुई थी। इंग्लैंड की टीम 46 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में उतरी थी। इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रन पर सिमट गई थी। इसे में उनकी कुल बढ़त 191 रन की हुई थी। कप्तान स्टोक्स और कैच ब्रैंडन मैकुलम के साथ आने के बाद इंग्लैंड की यह पहली टेस्ट सीरीज हार है। $554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक बताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है, लेकिन अभी से जिस स्केल और स्पीड से काम होना शुरू हो गया है वो सबको हैरत में डालने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा के अधिकार देने के वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी वाराणसी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस जांच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करना चाहत है, जिसके लिए अब तक 7 समन जारी हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के 7वें समन पर कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। आपने आगे कहा कि रोज समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऊपर इस तरह से मोदी सरकार दबाव न बनाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीती 22 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने 7वां समन जारी कर सोमवार 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। अब तक मुख्यमंत्री को 7 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले 14 फरवरी को 6ठा समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। फिल्म कल्कि पर आया नया अपडेट। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। तेलुगु फिल्म निर्माता नाग अश्विन कल्कि 2898 एडी की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन मुख्य भूमिकाओं में हैं। हाल ही में नाग अश्विन एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें फिल्म निर्माता ने फिल्म की टाइमलाइन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शुरुआत महाभारत काल से होती है। नाग अश्विन ने बताया कि उन्होंने फिल्म का नाम कल्कि 2898 एडी क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा, हमारी फिल्म महाभारत से शुरू होती है और 2898 में खत्म होती है। यह फिल्म का शीर्षक है। इसे कल्कि 2898 ईस्वी कहा जाता है। यह समय में 6000 साल की दूरी तक फैली हुई। यदि हम 2898 ईस्वी से 6000 वर्ष पीछे जाएं तो हम 3102 ईसा पूर्व पहुंचेंगे, जब वे कहते हैं कि कृष्ण का अंतिम अवतार हुआ था। उन्होंने आगे कहा, हम वहां मौजूद दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि यह कैसा हो सकता है। हम अभी भी इसे भारतीय स्तर पर ही रखेंगे और हमारी चुनौती इसे ब्लेड रनर यानी हॉलीवुड साइंस फिक्शन की तरह बनाने की नहीं है। रूस की सेना में भारतीयों को लेकर बयान जारी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमने कुछ त्रुटिपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें कुछ भारतीय रूस की सेना से छुटकारे के लिए मदद मांग रहे हैं। इसे हर मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। नौकरी के लालच में रूस की सेना में फंसे भारतीयों के मामले को भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस की सरकार के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि
उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कई भारतीय नागरिकों को रूस की सेना ने छोड़ भी दिया है। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट समय दावा किया गया है कि कई भारतीय रूस की सेना में काम कर रहे हैं और कई भारतीय यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन भारतीयों को लाखों रुपए की नौकरी का लालच देकर रूस बुलाया गया था और वहां उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमने कुछ त्रुटिपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें कुछ भारतीय रूस की सेना से छुटकारे के लिए मदद मांग रहे हैं। इसे हर मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। दूतावास ने इस मामले को रूस की सरकार के सामने उठाया है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर ऐड से जवाब मांगा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इसके अलावा पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया। देवघर शहर के अंतर्गत खिजुरिया रैदास मंदिर में संत रविदास जी की 647वां जयंती महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौके पर उपस्थित विधायक नारायण दास ने कहा कि प्रभु रैदास के रूप में महामानव का जन्म हुआ था और समय हमारे देश में सामाजिक समरसता का अभाव था, विषमता और एकता का अभाव था और सनातन धर्म निश्चित रूप से आज अगर आगे बढ़ा है तो ऐसे ही संतों के कारण, क्योंकि हम सबों को पता है इनके अंदर भाव भी था, शक्ति भी थी और साधना भी थी। मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ भाव है वहीं भावना है और जहाँ शक्ति है वहीं साधना है। कार्यक्रम में उपस्थित जेएमएम नेता सह समाज सेवी सूरज झा ने कहा कि खिजुरिया के इस पवित्र मैदान में शिरोमणि संत गुरुजी रविदास जी की जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। संत रविदास महान पुरुष थे, जिन्होंने सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखने का काम किया। वहीं इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन संत रविदास की एक शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।